नमस्कार दोस्तों, शिव कुमार सिंह जानते हो, मैं मज़र खान। हम लोग आपके सामने एक डिबेट लेकर आए हैं। एक बहुत अच्छा सा मुद्दा है कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि भारत जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद हम जो है पूरी दुनिया दो महाशक्तियों में बटा हुआ था। एक था अमेरिका और दूसरा रशिया, यूएसएसआर। यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज़्म जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा को लेके चलता है, और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को लेके चलता है। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय जो था कि दोनों विचारधाराओं को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट का घोषणा की थी कि हम नॉन अलाइनमेंट किसी दोनों गुट में नहीं जाएंगे, अलग रहेंगे, सब सेपरेट रहेंगे। और हम उस समय दोनों विचारधाराओं को लेके चल रहे थे। लेकिन आज वो जो परिस्थिति है, आज 2022 चल रहा है, क्या हम विचारधारा मतलब जो पूंजीवादी विचारधारा है या साम्यवादी विचारधारा है, इसके बारे में हम शिव कुमार सिंह से बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अभी क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पूंजीवादी विचारधारा है, क्या भारत में पूरी तरीके से आ गया है कि साम्यवादी विचारधारा ही चल रहा है? तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। नमस्कार दोस्तों, पहले आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो डिबेट हम लोग रख रहे हैं, पहली डिबेट है ऐसी, और इस तरह की डिबेट न्यूज़ चैनलों में होनी चाहिए, मीडिया संस्थानों में होनी चाहिए, लेकिन आज मीडिया संस्थान ख़त्म हो गए, आप लोग भी जानते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मीडिया का टीवी वाली जो पत्रकारिता है उसको आप देखना बंद कर दो अगर जागरूक होना है। फ़िलहाल का आज जो मुद्दा है कि भारत में फ़िलहाल क्या चल रहा है, साम्यवाद चल रहा है या पूंजीवाद चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि साम्यवाद भारत में कभी था ही नहीं, कभी रहा नहीं। मतलब आज़ादी से ही 47 मतलब आधी आधी थी, आधी 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 उसको नहीं बोलते, क्योंकि उसको वो वाला जो समय था उसमें कहीं ना कहीं असल साम्यवाद जो होता है उसमें पूंजीवाद की पूर्ण रूप से नहीं था, आधी था नहीं, बोल सकते हैं, क्योंकि सरकारी जो संस्थाएं नेहरू जी जो थे, हाँ। जब आज़ाद हुआ, नेहरू जी जो थे वो चाहते थे साम्यवाद आए, लेकिन क्योंकि जो स्थिति चल रही थी शीत युद्ध की चल रही थी, शीत युद्ध में पॉसिबल नहीं था कि एक साइड को आप चले जाओ, है ना। तो उस वजह से नेहरू जी ने हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि देश बहुत कमज़ोर था उस वक्त, ठीक है। और जब देश, लेकिन उनकी जो नीतियाँ थी वो पूंजीवाद नीतियाँ थी, मतलब जो पूंजीवाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी। साम्यवाद उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि साम्यवाद में सबसे पहले तो इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है और देश का ग्रोथ होता है, लेकिन इंडस्ट्री किसी एक परिवार के हाथ में नहीं होती। वो जो होती है वो सबकी होती है, सर्वहारा की होती है, और उस पर आम जनता का हस्तक्षेप रहता है पूरी तरीके से। तो आप वहाँ पर एक छोटा सा दुकान भी नहीं डाल सकते, और दुकान रहेगा भी तो पूरा सरकार, उसके ऊपर सरकार का वो रहेगा, वो पैसा बटेगा। तो साम्यवाद पूरी तरीके से वो था, और भारत में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि साम्यवादी व्यवस्था का एक उदाहरण है, जैसे कि हमारे जो रेल व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। जो साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी जो है वो सरकार के अंतर्गत काम करती है, उनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उनके मेडिकल, रहना, खाना, क्वार्टर्स सारी जो है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि ये भिलाई स्टील प्लांट भी जो है ये साम्यवादी व्यवस्था की देन है, क्योंकि रशिया के सहयोग से ये बना था। तो उस समय जो एम्प्लॉयज़ यहाँ थे तो उनको वो सारी फैसिलिटी दिया जाता था कि आपको क्वार्टर दिया जाएगा, मेडिकल दिया जाएगा, टीए और जो भी है वो फैसिलिटी दिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश आज़ाद होने के बाद में जो देश की कुछ बड़ी संस्थाएं जो थी, सरकार ही चाहती थी कि ये सरकार चलाए, क्योंकि आज से बहुत साल पहले 1990 से पहले भारत में बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं थी। अब वो सब 1990 के बाद में अभी क्या हो गया है, सरकार ने ये डिसीजन धीरे धीरे लिया है कि सबको संविदा तौर पे दे दिया जाएगा। तो संविदा तौर पे मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो एफडीआई जो नियम आए, एफडीआई में क्या, दूसरे देश के जो दूसरी कंट्री के या हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर आके अपना इन्वेस्ट कर सकें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहीं ना कहीं कैपिटल वर्क को सपोर्ट करता है। लेकिन उस समय में ये व्यवस्था थी हमारे देश में कि सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा थी। तो अभी हम सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा फाइट करते हैं ना, वो पहले थी, अभी ख़त्म हो गई है। तो जो पहले जो थी ना, वो उसका एक एग्जांपल है कि हम साम्यवादी व्यवस्था में थे।
लेकिन अभी मतलब आधे आधे प्रतिशत थे, लेकिन पूर्ण रूप से मैं नहीं बोल रहा हूँ, आधे प्रतिशत थे। लेकिन आज ये भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सब तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था में आ गए। कैसे आ गए हैं? क्योंकि भारत का हर उद्योग क्षेत्र हो या रेलवे हो या फिर जो टीचिंग स्टाफ हो, मेडिकल हो, सब जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दिया जा रहा है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देने का जो उद्योगपति को देने का कारण जो है वही साम्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था है। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हाँ हूँ, जो बात आप बोल रहे हैं इसमें एक्चुअली पूंजीवादी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था बोलने के लिए लोकतंत्र होता है, और लोकतंत्र में वो व्यवस्था होती है, जैसे भारत में लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र में व्यवस्था होती है कि वहाँ पर कैपिटलिज्म भी रहता है और साम्य व्यवस्था का भी मेल गवर्नमेंट को रखना पड़ता है। क्योंकि उस समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ 47 में, ऐसी स्थिति किसी की भी नहीं थी, आम जनता की भी नहीं थी कि वो अपना कोई फॉर्म या ऐसा कुछ बड़ा इंडस्ट्री डाल सके, इतने वो लोग नहीं थे। पहला दूसरा बजाज जो थे वो आज़ादी के वो तो गुलामी से बहुत बड़े उद्योगपति थे। ऐसे कई लोग हमारे देश में रहे हैं जो बड़े बड़े बहुत जो गुलाम हम लोग थे, लेकिन वो लोग गुलाम नहीं थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र हमने चुना, तो लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं, जैसे चीन ने पूरा साम्यवाद व्यवस्था चुना और वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, वहाँ सब कुछ सरकार के हाथ में था। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर सरकार तानाशाही थी। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर सरकार ऐसी व्यवस्था में अगर सरकार तानाशाही होती भी है तो उसमें कोई मेरी राय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे देश में आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं और आज जो स्थिति है हमारे देश में, क्या वहाँ पर तानाशाही नहीं है सरकार की? क्या वहाँ ये जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, क्या वो तानाशाही नहीं है? तो यहाँ तो आदमी के पास पैसा भी ख़त्म हो रहा है, धन पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, उसकी आय वह पूरी तरीके से नष्ट हो रही है, और दूसरी तरफ आप तानाशाही को भी झेल रहे हो। और उधर धर्म के नाम से आप जो लोगों को लड़ा रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वो अलग है। कम से कम वहाँ कम से कम आप चैन से खाओगे पियोगे, तो साम्यवाद व्यवस्था में कम से कम आदमी खाता पीता तो है। हाँ, सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मत जाओ भैया। अगर आप शांति से जी रहे हो, है ना, तो फिर आप सरकार के अगेंस्ट जाने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप जाओगे सरकार के? तो आज जैसे सर ने पूछा कि आज क्या स्थिति है, 91 में जब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन और का दौर आया, उसके बाद भारत में हमारे बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी ये चीज़ समझ ली थी कि अगर हमको विश्व में अगर रहना है या कंपटीशन करना है तो हमें पूंजीवाद के रास्ते खोलने पड़ेंगे, बाहर का हमारा रास्ता खोलना पड़ेगा। तो उस समय में 91 में जब निजीकरण हुआ, नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय में, तो उसके बाद फिर बाहर की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो आई भारत में, और भारत की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो बाहर गई अपना बाजार डालने के लिए। जॉब्स मिले, वो बात सही है, लेकिन इस इसमें बहुत तेज़ी आई 2014 के बाद। 2014 के बाद पूरा, जैसे हम भिलाई में रहते हैं, भिलाई का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम बचपन से पढ़े हैं बीएसपी के स्कूलों में, और यहाँ पर हम 12 साल पढ़ लिए बीएसपी के स्कूल में, हमको 1 रुपये खर्चा हमारे पिताजी वगैरह को नहीं देना पड़ा। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुले हैं, और 1 साल में उतना पैसा वो ले लेते हैं जितना 12 साल की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मेरा एक वो तो बात समझ में आ रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन में तो अपनी मर्जी से वो लोग अपना जो भी है अपना रखेंगे। मेरा ये तो लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो मतलब बीएसपी जो है पहले लोक प्रशासन के अंतर्गत था, प्राइवेट जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, तो अपनी मर्जी से करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्राइवेटाइजेशन होने से आम जनता को नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, ये जानना है। क्या देश ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना। देश कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहा। अगर देश की परिभाषा जाननी है देश ग्रोथ की, तो जो वो रहते हैं जीडीपी, है ना, उसमें आप जैसे 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, आज 142 143 करोड़ हो गई है शायद, अभी 140 करोड़ एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। तो उसमें जो फैमिली है, परिवार है, उनका सारी चीज़ें देखी जाती है, सारा डिटेल देखा जाता है, क्या उनकी स्थिति है, जीडीपी उस हिसाब से निकाला जाता है। लेकिन आज जो जीडीपी के सरकार के वो है सिर्फ बड़े बड़े उद्योग में 2-4% लोग जो हैं, जो पैसे वाले बैठे हुए हैं, उनका शायद सरकार निकाल लेती है, और वही देश की आज स्थिति है। तो आज हमारा देश 3rd नंबर पे है, 4थे नंबर पे है। मैं तो बोलता हूँ पहला नंबर पे भी आ जाएगा शायद, हो सकता है आज अडानी 2nd नंबर पे आ गए हैं, हो सकता है अडानी कुछ 4-5 साल बाद 1st नंबर पे पूरे विश्व में आ जाएंगे। लेकिन उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, सर को क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा?
पूरा पैसा वो भरे हुए होंगे और आपका परिवार, आप लोग शायद स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बच्चों के लिए नौकरी ही नहीं, प्राइवेट नौकरियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। अभी की जो स्थिति ये है, प्राइवेट नौकरियाँ बढ़ती हैं प्राइवेटाइजेशन से, ऐसा बोल करके सरकारों ने लाया था, लेकिन आज प्राइवेट जॉब्स भी ख़त्म हो गए हैं धीरे धीरे। और जहाँ थोड़ा बहुत है वहाँ सैलरी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो नहीं, आज तो की स्थिति प्राइवेट में जॉब में भी सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो मतलब जो एम्प्लॉय है उसकी जो फंडामेंटल राइट है उसको वो सुरक्षित करे सरकार या फिर हमारे न्यायपालिका, और उनके जो काम करने के जो समय है, उनके जो वेतन है, उस पर एक निगरानी होनी चाहिए सरकार की। ये हम मतलब लोग चाहते हैं ऐसा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में इस मामले में वो सरकार ने पूरी छूट दे रखी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो अपने तरीके से ये करते हैं और लोग भी उसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं मानसिक दबाव रहता है, वो भी कुछ परसेंट। हाँ, मानसिक दबाव तो रहता नोटबंदी ही के है। बाद, जीएसटी के बाद ऐसा हुआ है जो मिडिल में, उसके भी बहुत सारे स्टेप हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फिर मिडिल में भी उद्योगपति हैं, तो बहुत सारे उद्योग ख़त्म भी हुए। जीएसटी के बाद में बहुत सारे उद्योग जो नीचे लेवल के थे वो ख़त्म हुए हैं, तो उसमें भी पैमाना है अलग अलग सारी चीज़ का। तो सरकार को जो पसंद आए 2-4% लोग, जैसे अभी जो गुजराती लॉबी चल रही है, गुजरात के उद्योगपति जो हैं वो अच्छे हैं, तो उनको बढ़ाया जा रहा है। 2-3 नाम है, हाँ, अंबानी, अडानी, हाँ, है वो ना? है, और दूसरे उद्योगपतियों को तो उतना दूसरे support उद्योगपतियों को राज्य सरकारें अलग अलग तरह के फ़ायदा देखती हैं, जो उनको पैसा दे देता है, उनको फलने फूलने देती हैं, बाकी सब नहीं। तो ठीक है सर, ऐसे ही चर्चा हम और करेंगे, इस तरह की डिबेट लाते रहेंगे हम लोग। और कमेंट पे आप लिखिएगा कि किस हाँ, टॉपिक पे हमको किस डिबेट टॉपिक पे करना है, डिबेट करना चाहिए। ये थोड़ा नया हम लोग और चालू कर रहे नए हैं। तरीके के लोगों को हम लोग इसमें जोड़ेंगे जो जानकार हैं, और हम डिबेट करेंगे, आप लोगों से भी बातचीत करेंगे, और आप लोग हमको कमेंट करके हमें बताइए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, गूंज को बढ़ाइए। सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए। आप हमें सिर्फ सब्सक्राइब आपको करना है, वो ताकत हमें मिल जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया, वार्ड हलचल, शहर हलचल हम बताते हैं, हम करते हैं। आपकी समस्या को हम उठाने आएंगे, हमारी टीम आएगी, और लगातार भिलाई, दुर्ग और रायपुर वासी भी, रायपुर में भी स्टार्ट हो गई है टीम हमारी, रायपुर में भी जानते हैं, रायपुर में भी है, तो रायपुर वाले लोग रायपुर की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आपको डिटेल आप फ़ोन लगा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे और सर को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगले फिर किसी डिबेट में फिर एक साथ मिलेंगे।